हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं राइज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन इंडियन नेशनल एंड फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इन सब बारे में कि ये कैसे फॉर्म हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसने फॉर्म करी और पॉलिटिकली कैसे इन्वॉल्व हुए इंडियंस और कैसे अपनी जो है पार्टी वो फॉर्म करी इंडियंस ने। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। और तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि कॉजेज़ क्या क्या कारण रहे कि हमें जो है पार्टी फॉर्म करनी पड़ी। कॉजेज़ ऑफ पॉलिटिकल और नेशनल कॉन्शियसनेस इन इंडिया, मतलब पहले तो यही कर लेते हैं, नेशनल कॉन्शियसनेस क्यों आई इंडिया में पॉलिटिकली। तो इफ़ेक्ट ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, ये तो सबसे बड़ा कारण रहा। कॉलोनियल नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल, कि जो ब्रिटिश का रूल था वो कॉलोनियल था। माइंडसेट जो था वो इनका यही था कि भाई यहाँ से जो है रॉ मटेरियल्स वगैरह लो मैन्युफैक्चरिंग ब्रिटेन से करके वापस यहाँ पे ही सेल करो हाई अमाउंट में। जो इनकी जो रूल हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो है इंडियन के, वो जो है उनको डिस्ट्रॉय कर दो। कॉन्टेक्ट्स विद द वेस्टर्न कंट्रीज़, तो इससे जो है क्या होता है, एज ए result of establishment of British rule in India, the Indians were able to establish contacts with the Western countries. 19th century was an age of nationalism, और हम देखते हैं कि 1870 में इटली, 1871 में जर्मनी यूनिफिकेशन का पीरियड होता है। वहाँ पे इटली की बात करें तो कैवूर, मेसिनी, गैरिबल्डी वो राइज होते हैं, और 1871 में बिस्मार्क जो है जर्मनी के, वो राइज करते हैं। तो उस वजह से जो है हम देखते हैं कि भाई नेपोलियन वॉर्स जो है वो देखते हैं हम, फ्रेंच में वो चल रही होती हैं। तो फॉरेन में क्या क्या हो रहा है उसका भी जो है हमें कॉन्शियसनेस माइंड में रहती है कि भाई उधर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं। रिसर्च रिगार्डिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, तो वो निकालते हैं, रिसर्च चल रही होती है। मैक्स मूलर, सर विलियम जोन्स वगैरह जो हैं वो इसके बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। और ना सिर्फ ये, हमारे इंडियंस भी, जैसे कि हरिप्रसाद शास्त्री, आर जी भंडारकर, एम जी रनड़े, तो ये जो सारे हैं ये रिसर्च कर रहे होते हैं। और इन्होंने, चाहे वो दादा भाई नौरोजी हो, पोर्टियन एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर सी दत्त, तो इन्होंने जो है वो ब्रिटिश को एक्सपोज भी किया होता है कि भाई कैसे जो है ये हमें लूट रहे हैं। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हैं वो होती है जिससे कि अवेयरनेस जो है वो राइज होती है इंडिया में, चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, राम मोहन राय हो, स्वामी दयानंद सरस्वती हो, तो कोई भी हो, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियंस जो है वो रही होती है। स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो जनमानस तक भी फैलती है, तो हम इंडियंस को भी जो है इंग्लिश की भाषा जो है वो समझ आने लगती है कि वे क्या कह रहे हैं, कैसे ये प्रोसीजर करते हैं, कैसे नहीं करते, तो वो पता लगता है। और उनका जो है स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होता है इससे। पॉलिसी ऑफ ओपन ट्रेड जो ये खोल देते हैं 1813 तक, तो क्या है इनकी मोनोपोली थी, मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड था। लेकिन आफ्टर 1813 ये क्या करते हैं कि भाई ओपन ट्रेड का जो है वो डोर वो खोल देते हैं। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी ऑफ इंडिया, तो इंडिया जो है वो यूनाइटेड था इस टाइम पे। ह्यूमैनिटी ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस का जो है वो ट्रीट अच्छी तरह नहीं किया जाता था। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे म्यूटिनी ऑफ 1857, सेवरल फेमाइंस, रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स, रोल ऑफ मिडिल क्लास, वो राइज होता है मिडिल क्लास जो है। तो ये सब कारण रहे कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है इंडियंस में वो आई, राइज हुई, अवेक हुए इंडियंस। अब अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन इन प्रेसिडेंसी टाउन, कि भाई अर्ली पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कौन कौन सी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भी क्या कोई पार्टी बनी थी, क्या कोई वो पार्टी जो है वो यूनाइटेड थी या नहीं थी? तो यूनाइटेड नहीं थी, लेकिन हाँ पार्टीज़ ज़रूर बनी थी, काफ़ी पार्टीज़ बनी थी, और वो हम पढ़ते हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर जो है लास्ट में 1885 में एक यूनिफाइड नेशनल फ्रंट पे जो है वो पार्टी बन के उभरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कहलाई। सो ज़मींदारी एसोसिएशन जो है वो सबसे पहले आई, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न
कुमार वगैरह ये जो हैं ये सब इसके जो मेंबर्स थे। राजा राधा कांत देव 1838 में जो है ये ऑर्गेनाइजेशन आई थी। ये क्या कहती है कि भाई दीज पीपल सून बिकेम, जो ज़मींदारी एसोसिएशन है ये क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल के बाद आई थी और इसे ज़मींदार्स को जो है वो प्रमोट करती है और कहती है कि भाई ज़मींदार कैसे राइज हुए थे। दिस एसोसिएशन अपील टू द गवर्नमेंट अगेंस्ट कन्फिस्केटिंग द रेवेन्यू फ्री लैंड ऑफ ज़मींदार। इट वाज नीदर ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं था, नॉर इन नेशनल एसोसिएशन, ना ही नेशनल एसोसिएशन था। इट्स एम वाज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ज़मींदार्स। ठीक है, तो ज़मींदार के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए ये जो है ज़मींदारी एसोसिएशन वो बनी थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसके बाद ज़मींदारी एसोसिएशन के बाद ये आई 1843 में। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन ब्रिटिश इंडियन बंगाल सोसाइटी वाज सेट अप। ठीक है, इंडियंस की प्रोटेक्शन के लिए ये बनी गई जॉर्ज थॉमसन के अंडर 1843 में। प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे वो जॉर्ज थॉमसन, राम गोपाल घोष, विलियम थियोबर्ड एंड प्यारा चंद, ये इसके जो हैं वो प्रोमिनेंट लीडर्स थे। मेन ऑब्जेक्टिव उसका क्या था, तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सोसाइटी वाज टू गेट इन टच विद द एक्चुअल कंडीशंस ऑफ इंडियंस, कि एक्चुअली क्या कंडीशन है बंगाल में इंडियंस की, लॉ इंस्टीट्यूशंस एंड टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, और स्टार्ट ही बंगाल से, फिर धीरे धीरे जो है इंडियन सोसाइटी में मतलब क्या कंडीशन है इंडियंस की उसके बारे में डिस्कस करती है, पर मेनली जो है बंगाल के ही ये कंसंट्रेटेड रही। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन फिर आती है 1851 में। राधा कांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर जी इनको जो है वो लीड करते हैं। ज़मींदारी एसोसिएशन में द्वारकानाथ टैगोर और राधा कांत देव थे। इसमें राधा कांत देव तो वही हैं, लेकिन इसमें द्वारकानाथ टैगोर की जगह देवेंद्रनाथ टैगोर आ गए हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में। तो ज़मींदारी एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, और अब ये तीसरी जो कि मेन है वो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। याद रहेगा या नहीं, रखना बहुत ज़रूरी है। इसके जो है पूछ लिए जाते हैं क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में कि भाई पहले कौन सी आई, दूसरी कौन सी आई, फिर तीसरी, ऐसे मतलब पूछ लेते हैं। तो पहले ज़मींदारी एसोसिएशन, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, फिर ये तीसरी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, फिर फोर्थ जो है वो इंडियन एसोसिएशन। इसकी जो है लीडर्स थे आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एम घोष, AC सरकार, इसके जो हैं वो लीडर्स रहे। ये जो है डेमोक्रेटिक ज़्यादा थी देन अदर एसोसिएशंस। क्यों डेमोक्रेटिक थी, ऐसा क्यों कहा गया? इट्स ऑफिस बेयरर्स वर इलेक्टेड। ठीक है, तो ये इलेक्ट किए जाते थे। Its branches were opened in various cities and provinces. In the beginning, its branches were only 10, but by 1887 to 1888, their number had reached up to 174. ठीक है, तो ये काफ़ी वाइडली जो है स्प्रेड हुई थी डिफरेंट सिटीज़ में इंडिया की। इट्स मेंबर बिलोंग टू मिडिल क्लास। ठीक है, तो मिडिल क्लास फैमिली से जो ये बिलोंग करते थे, हु वर मोस्टली लॉयर्स, जर्नलिस्ट, टीचर्स, स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग पार्ट इन दिस। ठीक है, तो इन्होंने भी जो है इसमें पार्ट लेना स्टार्ट किया। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो मेन ऑब्जेक्टिव वर टू क्रिएट कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। ठीक है, तो कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन करना ताकि यूनिटी बनी रहे इंडिया की, वो इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव था। और इसने बहुत अच्छा काम किया, कमेंडेबल वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनल अवेकनिंग। ठीक है, अब बात करें बॉम्बे एसोसिएशन की, तो बॉम्बे एसोसिएशन जो है वो आई थी 1852 में, और जगन्नाथ सरकार सेठ और विनायक राव जगन्नाथ जी, भावदाव जी, ये सब जो हैं इनके जो है मेन लीडर्स जो थे वो रहे थे। ये आई क्यों थी, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, टू इम्प्रूव द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज बॉम्बे प्रेसिडेंसी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करने के लिए, सुधारने के लिए ये जो है वो बॉम्बे एसोसिएशन आई थी 1852 में। तो ज़मींदारी एसोसिएशन अब तक की, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन
और अब ये 5th आई बॉम्बे एसोसिएशन। फिर पूर्ण स्वराजिक सभा, ये जो है 1870 में इस्टेब्लिश हुई। इसके जो है महादेव गोविंद रनाडे जो है मेन लीडर्स में से एक थे। महादेव गोविंद रनाडे, गणेश वासुदेव जोशी जो है वो मेन लीडर्स रहे। और इसका मेन एम क्या था? तो मेन एम वाज टू मेक सजेशंस रिगार्डिंग लॉज, टू रिक्वेस्ट फॉर वेलफेयर स्कीम्स, टू डिमांड रिफॉर्म्स इन म्यूनिसिपल कमेटी एंड टू अरेंज प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। इट्स मेंबर यूज टू पे 1 डेज इनकम एज सब्सक्रिप्शन टू द सभा। ठीक है, तो अपनी 1 डे सब्सक्रिप्शन इनकम भी जो है ये पे किया करते थे। मद्रास नेटिव एसोसिएशन फिर जो इसके बाद आई, उसको जो है वो पुणे सार्वजनिक सभा से पहले आई। ये आई 1852 में। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1852 बॉम्बे एसोसिएशन के साथ, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। अब इसमें आपको ये देखना है कि भाई पहले कौन सी आई, बॉम्बे एसोसिएशन पहले आई या मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इनकी जो है टाइम जो है डेट, क्योंकि अगर क्रोनोलॉजी में दोनों पूछ लिए गए तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, क्योंकि ईयर दोनों का सेम है 1852, तो वो आप ज़रूर बताना। इसका क्या है? टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, ये जो मेन एम था इनका वो ये था। फिर बात करें साइंटिफिक सोसाइटी बाय सर सैयद अहमद खान, वो आई। और इसका भी यही है, साइंटिफिक सोसाइटीज़ को इन वेरियस सिटीज़ जो है वो एस्टेब्लिश हों, इसका मेन मतलब यही था। दीज सोसाइटीज़ वर डोमिनेटेड बाय रिच एंड नोबल पीपल। ठीक है, तो ये रिच और नोबल पीपल के लिए जो है ये सोसाइटी वो डोमिनेट करती थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो भी पूना सार्वजनिक सभा से पहले आई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आई 1866 में। ये थी दादा भोई नौरोजी के लीडरशिप के अंडर जो है ये एसोसिएशन फॉर्म हुई थी। इसका मेन नेम था, ये जो है एस्टेब्लिश हुई थी लंदन में। इसका मेन नेम क्या था? टू एक्वेंट ब्रिटिश लीडर्स रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड टू इम्प्रेस अपॉन देम। ठीक है, तो ब्रिटिश को इम्प्रेस करने के लिए ब्रिटिश लीडर्स को कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं वो हो रहे हैं, कर रहे हैं हम। तो बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर जो है वो होता है 1885 में, और इसके जो मेन लीडर हैं वो हैं ए.ओ. ह्यूम। हालांकि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। और बॉम्बे में जो है वो फर्स्ट सेशन होता है कांग्रेस का। पूछ लिया जाता है कि भी प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे, तो वो प्रेसिडेंट जो थे फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस टाइम पे वो थे सेशन के W.C. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। तो इसके कांग्रेस के मतलब मेन एम भी की बात करें तो वो ये थे कि टू एनकरेज म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स एंड फ्रेंडशिप अमंग नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, to strengthen the feeling of national unity, to deliberate over important social issues and to listen to the views of educated youth and to collect them, to determine policies and program for next 12 months on the basis of which people's interests be protected. इसके जो prominent leaders थे जो मेन फर्स्ट फेज़ में 1885 to 1905 जो कि मॉडरेट लीडर्स का फेज़ कहा जाता है, उनमें थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये जो हैं वो मॉडरेट्स लीडर्स में गिने जाते हैं। और इससे जो है ये हुआ कि भाई हमारा जो है पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट हुई, और हम जो है पॉलिटिकली भी नेशनल एक पार्टी बनकर उभरी जो कि अपोज कर सके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कि कोई भी डिसीज़न जो कि इंडियन पीपल्स के फेवर में ना हो उसके बारे में। सो ये थी आज के बारे में कैसे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस वो फॉर्म हुई, क्या क्या उससे पहले कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी, तो उस सब के बारे में। सो कल से जो है वो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा कि भाई 1906 से 1919 तक जो है सूरत स्प्लिट वगैरह होती है, और गांधी जी का जो है वो अफ्रीका से आ जाते हैं, और फिर जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, लखनऊ पैक्ट। तो उसमें ये मेन है कि भाई
सूरत स्प्लिट के टाइम में कौन प्रेसिडेंट थे, तो और 1916 में जब लखनऊ पैक्ट होता है तो उस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट थे। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। और फिर जलियांवाला बाग मैसेकर वगैरह ये सब आते हैं 1919 तक। फिर जो है दूसरा आता है फिर 1919 से 1947 का फेज़, उसमें जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, और बीच में जो अंबेडकर और गांधी जी का जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम ही एक बार जो 3 फेजेस में जो वो मिलते हैं लॉर्ड इरविन के साथ जो पैक्ट होता है उसके बारे में। और फिर क्या बोलते हैं, जैसे कि 1942 में ही क्विट इंडिया मूवमेंट आती है और 1942 में ही वो क्रिप्स मिशन आता है कि भाई जब ये लगता है कि डिवाइड अब होंगे ही, एक तो ये भी और दूसरा इंडिपेंडेंस भी चाहिए। उस टाइम डिवाइड का तो इतना था नहीं, लेकिन वो प्रपोजल्स जो लेके आए वो ऐसे लेके आए कि डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, इंडियंस अलग होंगे, मुस्लिम्स अलग होंगे। तो उसका जो प्रपोजल्स थे वो भी ऐसे ही थे। तो उससे क्या हुआ, इंडिया की जो है पार्टीशन हुआ 1947 में। वो तो ब्रिटिशर्स तो चले गए, इनमें इंडिपेंडेंस तो मिल गई, लेकिन साथ ही साथ पार्टीशन भी इंडिया का हुआ 1947 में। तो उसके बारे में फिर आगे कल बात करेंगे, कल परसों जो भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय। और वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि भाई पहले 1852 में कौन सी जो है वो आई। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इससे क्या है, मोटिवेशन मिलती है कि भाई हाँ बढ़िया हो रहा है। थैंक यू सो मच, बाय।